नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी बीएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं प्रथम प्रश्न पत्र का, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे हिंदी और जनरल नॉलेज के। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइड का। ठीक ना, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाना जाता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, किसकी खोज के कारण वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? किस चीज़ की वाक्समैन ने खोज किया था जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किया था वाक्समैन ने, और इसी के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, डायनेमो परिवर्तित करता है, किसको किस में परिवर्तित करता है डायनेमो? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत इलेक्ट्रिक में। ठीक ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत इलेक्ट्रिक में यह परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, समुद्र में बृहद ज्वार कब उठता है? समुद्र में बृहद ज्वार कब उठता है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन। ठीक ना, समुद्र में बृहद ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। इस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में होते हैं। ठीक ना, चलिए प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, एक फ्यूज के तार को किन का लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है दोस्तों? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। ठीक ना, पहचाना जाता है। एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण उसे पहचान लिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो राइट उत्तर है वो सी हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, शेयर कारोबार को विनियमित और नियंत्रित करने तथा निवेशकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 1988 को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है। तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई है। ठीक है ना, मुंबई। उम्मीद करेंगे ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, मोलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? मोलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट रिडक्टेज को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?
ठीक ना, घटती उत्पादनशीलता में बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा राइट उत्तर। तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। मैंग्रोव है, उसके बाद सागर, फिर घास मैदान, उसके बाद झील, ये घटते हुए क्रम में है। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं दोस्तों। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, आर्सेनिक पाया जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में भूमि जल प्रदूषित है, जैसे गंगा घाटी के क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि। यहाँ के भूमिगत जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। इससे त्वचा संबंधी रोग, हड्डियों एवं दांतों संबंधी रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो भारत के कुछ भागों में पेयजल में आर्सेनिक पाया जाता है, जिससे प्रदूषण फैलता है, जल प्रदूषण। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3, अर्थात आर्सेनिक और फ्लोराइड, ये दोनों भारत के कुछ अन्य भागों में प्रदूषण के रूप में पेयजल के काम करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल कितने आरक्षण की बात की गई है। ठीक ना, क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, 33% महिलाओं को सीट दी जानी चाहिए, इसमें ये बात कही गई है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 33%। अगला प्रश्न है, डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था। एक डकैत क्वीन फूलन देवी, ठीक ना, फिल्म है, उसका किसने निर्देशन किया। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेखर कपूर ने उसका निर्देशन किया था। फूलन देवी के ऊपर यह मूवी है। चलिए प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है। निम्नलिखित किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूलभूत लागत। ठीक है, मूलभूत लागत जो है इसका संबंध न्यूनतम लागत से है। मूलभूत लागत वह होती है जो किसी कंपनी के लिए उपकरणों, स्थल हेतु पूंजी तथा अन्य आवश्यक कार्यों में खर्च होती है, जिसके बिना कंपनी चल नहीं सकती, वही मूलभूत लागत होती है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.9 सेकंड में पृथ्वी एक चक्कर पूरी करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 है, डोंट लाफ वीर आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया था। डोंट लाफ वीर आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया था दोस्तों। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोंट लाफ वी आर पुस्तक नामक पुस्तक का संकलन डीजीपी केपीएस गिल द्वारा किया गया था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, केपीएस गिल और डीजीपी ने इसका संकलन किया था। चलिए प्रश्न नंबर 16 है, 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी आई थी। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी दोस्तों। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आलम आरा, ये पहली बोलती फिल्म थी। और मूक फिल्म पूछा जाए तो पहली मूक फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। याद रखेंगे, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं प्रश्न। तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जिसका
निर्माण आरदेशर ईरानी ने 1931 में किया था, जबकि प्रथम भारतीय फिल्म जो कि मूक थी, अर्थात उसमें आवाज़ नहीं आती थी, राजा हरिश्चंद्र थी, जिसका निर्माण दादा साहब फाल्के ने किया था। ठीक है, और दादा साहब फाल्के के नाम पे ही फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 17 है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है दोस्तों? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और ओडिसी उड़ीसा का और कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, चारों को याद रखिए। पहला ऑप्शन जो भरतनाट्यम है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कहाँ का क्लासिकल नृत्य है? क्लासिकल को हिंदी में शास्त्रीय कहते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और उड़ीसा का है ओडिसी, और कथकली कहाँ का है? केरल का। और उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का है कथक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 है, मेक इन इंडिया इंडिजिनाइजेशन ऑफ करेंसी विषय पर 2 जून 2015 को वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिकल अफेयर विभाग ने जिस सम्मेलन का आयोजन किया था उसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था? बताइए। मेक इन इंडिया इंडिजिनाइजेशन ऑफ करेंसी विषय पर 2 जून 2015 को वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर विभाग ने जिस सम्मेलन का आयोजन किया था उसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। 2 जून 2015 को यह हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, प्रकाश रसायन स्मॉग किस आम क्रिया का परिणाम है? प्रकाश रसायन स्मॉग किस आम क्रिया का परिणाम है दोस्तों? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में NO2, O3 तथा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण पर प्रकाश रसायन स्मॉग होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 है, GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या होगा? GEF का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट ग्लोबल। ठीक है, इसका सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कुछ गलत हो गया है, यहाँ पे ग्लोबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फंड होगा। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड, ऑप्शन डी सही है, बस यहाँ पे फंड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फंड हो जाएगा इसमें, तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड। ये GEF का फुल फॉर्म होता है और यह अंतर्राष्ट्रीय अनुदान करने वाली एजेंसी है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए फंड एकत्रित करती है यह कंपनी। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम 1929 ईस्वी में पहली एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा विशेष प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता था। ठीक है, तो इनका नाम पूरा क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था 1929 ईस्वी में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, भारत की संसद ने पर्यावरण
संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था दोस्तों? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1761 ईस्वी में, सॉरी 1986 ईस्वी में भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल पारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जबकि 1857 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, 1857 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? सॉरी, क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी 1858 ईस्वी में? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न नंबर 24 है, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है दोस्तों? राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम जो है भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर जो होता है उसमें जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो एरे। ठीक ना, उसे क्या कहेंगे? माइक्रो एरे कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो गांधी जी ने अपने प्रारंभिक राजनीति की गतिविधियों का प्रारंभ किया था चंपारण से। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्यसागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है, किस लिए? चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वसंत ऋतु में, ऑप्शन बी शीतकाल में, ऑप्शन सी पतझड़, ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु में। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न 27 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शीतकाल में। ठीक है, भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में शीतकाल में अत्यधिक वर्षा होती है। ये क्षेत्र रसीले एवं खट्टे फलों के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं। चलिए प्रश्न नंबर 28 है, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिकैल्सिट्रांत। ठीक है, रिकैल्सिट्रांत कहलाते हैं। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वे रिकैल्सिट्रांत कहलाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 29 है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोजता है तब वह बनता है, क्या बनता है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक हीलियम आयन बनता है। ठीक है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह धनात्मक हीलियम आयन बन जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के जो अपर हाउस है उसे राज्यसभा के नाम से जानते हैं, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 हो गया। 32वां प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ने किस वर्ष अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी? दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी? अभी पीछे दादा साहब फाल्के का नाम आया था। तो राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का सी। ठीक है, 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के ने अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है,
यह एक मूक फिल्म थी। इसका निर्माण दादा साहब फाल्के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है भूकंप का कारण है, किस कारण से भूकंप आते हैं दोस्तों? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टेक्टोनिज्म के कारण भूकंप आते हैं। देखिए, भूकंप का कारण टेक्टोनिज्म या प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्लेट इधर उधर खिसकती रहती है, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों। भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है। क्या होता है दोस्तों? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उच्च परमाणु निज पुंज होते हैं। भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इसमें अन्य परमाणुओं की तुलना में उच्च परमाणु निज पुंज होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न 35 है, संगम युग में यूरेयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में यूरेयूर किस लिए विख्यात था दोस्तों? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण संगम युग में यूरेयूर विख्यात था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उसका नाम क्या है? तो राइट उत्तर हो जाएगा 36 का बी। ठीक है, मिलिंद पन्नू। ठीक है, यह ऐसा व्यापारिक क्षेत्र था जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर शांत था। ठीक है, मौन है मतलब शांत है, मिलिंद पन्नू। चलिए प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, साधारण विधि का क्या अर्थ है? साधारण विधि का क्या अर्थ है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून साधारण विधि का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कितनी चाहिए? ठीक है, धनात्मक चाहिए, शून्य चाहिए या फिर ऋणात्मक चाहिए? तो प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य। ठीक है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल शून्य ऊर्जा चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं दोस्तों, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं में लयन उत्पन्न करता है, यह हृदय की पेशियों के एंजाइमों को अप्रकृतिम कर देता है, यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है, यह कार्डियक अरेस्ट करता है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिलहाल इसका राइट उत्तर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है। ठीक है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ देता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, गुप्त शासनकाल का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त शासनकाल का संस्थापक कौन था दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीगुप्त। ठीक है, 40 का सही उत्तर है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, अगर गुप्त शासनकाल का संस्थापक कहा जाए कि किसे कहा जाता है तो वो श्रीगुप्त थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का नाम आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाले प्रश्न का उत्तर है डी। चलिए प्रश्न अगला है दोस्तों, सूक्ष्मजीवी किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? सूक्ष्मजीवी किस्म के संवर्धन का संग्रहण
केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। ठीक है, सूक्ष्मजीवी किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र चंडीगढ़ में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, J.M. केन्स ने ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों। पारिस्थितिक अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि सीमित जल तथा अग्नि का होना। ठीक है, वहाँ पे क्या है? सीमित जल है और अग्नि है, इसीलिए पारिस्थितिक अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाविता। ठीक है, प्रभाविता कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है कौन सा? भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप कौन सा है दोस्तों? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीनतम रूप ध्रुपद है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 46 है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। दिए हुए अब कालवेग ग्राफ में मंदन का मान है। दिए हुए कालवेग या समय वेग में ग्राफ में मंदन का मान बताना है दोस्तों। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 5 मीटर ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 48 है। इंडोस्कोपी किस विधि से होता है? इंडोस्कोपी किस विधि से होता है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा 48 का सी। ठीक है, इंडोस्कोप किस पूर्ण आंतरिक परावर्तन विधि से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों 49 नंबर का। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था 1866 ईस्वी में। मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए जिनमें फलस्वरूप वंशागत के आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किए। इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न 50 है और जीके के प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, किससे किस में परिवर्तित होती है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो होती है वह रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे जीके के 50 प्रश्न। अब हम
हिंदी के सेक्शन में चल रहे हैं, भाग ब हिंदी का आता है, जो 50 प्रश्न ये भी रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए, प्रश्न नंबर 51 है हिंदी का, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अद्भुत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का जो अद्भुत है उसी का अस्थाई भाव होता है विस्मय। ठीक है, अगला प्रश्न है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? ठीक है, 52वां प्रश्न है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्रृंगार रस में माधुर्य गुण प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 53 है, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, या मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसमें राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये इसमें हो जाएगा मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और यही प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। ठीक है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, अविकारी शब्द होता है, इनमें से कौन सा अविकारी शब्द है? तो अव्यय जो है वो अविकारी शब्द के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों, तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है दोस्तों? राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, डच भाषा का शब्द है तंबाकू। चलिए, प्रश्न नंबर 57 है दोस्तों, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 भेद होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज, ये उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों, निम्नांकित में देशज शब्द है, इनमें से कौन सा देशज शब्द है दोस्तों? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो गिरगिट है उसे देशज शब्द कहते हैं, वही देशज शब्द है। ठीक है, 59 प्रश्न है दोस्तों, वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए, यानी गलत वाक्य जो है इसमें से उसको बताना है। साहित्य 2 प्रकार का होता है, इस समय 4 बजे हैं, वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे, या अगला ऑप्शन है जो वो ये है, कृष्ण के अनेक नाम हैं। राइट उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न में? राइट उत्तर हो जाएगा 59 का सी। ठीक है, वहाँ सभी श्रेणी के लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे अशुद्धि है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला है, हर एक ने जूते पहन रखी है, इस वाक्य में है, इस वाक्य में क्या कौन सी अशुद्धि है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, या फिर वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि? तो 60 का क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? वचन संबंधी अशुद्धि है इसमें। ठीक है, हर एक ने जूते पहन रखे हैं होने चाहिए, तो यहाँ पे रखी है दे दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 61 है दोस्तों, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई शब्द आया हुआ है, तो कोई से क्या पकड़ेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 62 है, तुम्हें क्या चाहिए? निम्नलिखित में सर्वनाम है, तुम्हें क्या चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? तो तुम्हें कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? सही सही बताइए, तुम्हें क्या चाहिए? 62वां प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें क्या आया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, 63वां प्रश्न, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में निम्नलिखित है।
विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है? नल, बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में कौन सा है इनमें से? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम है? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण है। नल जो है, नल की क्रिया है कि वह कैसे टपक रहा है? बूंद बूंद टपक रहा है। ठीक है, चलिए त्रिशण का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 64वां प्रश्न। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिधन आवरण से बना है पर्यावरण यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 67 है दोस्तों, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, वे शब्दांश जो स्वर किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाएं उसे उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है दोस्तों, अगर आपको भी इन प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास है? इसमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? रण में कौशल, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए गलत है। पीला है वस्त्र जिसका, ये भी समय के अनुसार, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन में है यथा समय। ठीक है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव का उदाहरण। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 69 है दोस्तों, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है 70, खर का पर्यायवाची शब्द है। खर किसका पर्यायवाची है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गधा। खर का पर्यायवाची गधा होता है। 71वां प्रश्न है, अनिल पर्यायवाची है, किसका है? तो अनिल जो है वह हवा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 72 है दोस्तों, नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। नियति शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग्य जो है नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 73 है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 74 है दोस्तों, शोषक शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। शोषक शब्द का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? शोषक का पोषक। ठीक है, अब पोषक 2 जगहों पे दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो राइट उत्तर हो जाएगा शोषक का पोषक, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 75 है, सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए। सूक्ष्म शब्द का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा? स्थूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। प्रश्न नंबर 76 है दोस्तों, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो पहले कभी न हुआ हो, उसे कहते हैं अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। प्रश्न 77 है दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सर्वज्ञ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सुग्रीव। 79 प्रश्न है, जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। ठीक है, और जो आँखों के सामने न हो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष या अप्रत्यक्ष। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आँखों के सामने न हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 से 81, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य रूप का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ या काटकर
फल बच्चे को खिलाओ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। चलिए प्रश्न नंबर 81 देखते हैं। बैल और बकरी घास चरती हैं, ये नहीं है। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये भी गलत है। बैल और बकरी घास चरता है, ये भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन है बैल और बकरी घास चरती है। बैल और बकरी घास चरती है। इसमें दो ऑप्शन ए और डी दोनों सही है। बैल और बकरी घास चरते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बैल और बकरी घास चरती हैं। 81 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? तो जयचंदों, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जयचंदो जातिवाचक शब्द है। ठीक है, 82 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जातिवाचक। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट उत्तर हो जाएगा संक्षेप में गहरी बात कहना। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है दोस्तों। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ बताइए। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिश्रम अधिक और फल कम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 85 है। विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन सा विकारी शब्द होते हैं दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये क्या होते हैं? विकारी होते हैं। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? इसमें से ये बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सी लोकोक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, सिर ओखली में देना, ये लोकोक्ति नहीं है, बल्कि ये मुहावरा है। ठीक है, सिर ओखली में देना यह लोकोक्ति नहीं है, क्या है? मुहावरा है। चलिए प्रश्न नंबर 87 है दोस्तों। निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है दोस्तों, बताइए। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, घोटक जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 87 का। चलिए प्रश्न नंबर 88 है। शब्द की परिभाषा क्या है? ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द जो होते हैं भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। ठीक है, 88 का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होती है। चलिए वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 90 प्रश्न है दोस्तों। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उसे क्या कहेंगे? जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उसे असाध्य कहेंगे। ऑप्शन ए 90 का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 91 है दोस्तों। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित है। इनमें से एक दिए हुए शब्द का समानार्थी है, यही समानार्थी शब्द चुनिए। ठीक है, 91 और 92 में चुनना है समानार्थी शब्द। तो मिलिंद का समानार्थी शब्द बताना है दोस्तों। मिलिंद का समानार्थी शब्द बताना है तो डी ऑप्शन भ्रमर हो जाएगा। भ्रमर या भंवरा मिलिंद का समानार्थी शब्द होता है। 92 प्रश्न है। सीखी का पर्यायवाची बताइए। सीखी किसका पर्यायवाची होता है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयूर का। मोर का पर्यायवाची होता है सीखी। 93 प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है दोस्तों? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुष्कर जो है देशज न होकर क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 94 है।
किस समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के खाली स्थान को देखकर किया जा सकता है? किस समाज की सभ्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है? चरित्र, आचरण, स्वभाव और दृष्टिकोण। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचरण। ठीक है, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देखकर किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 95। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राइट उत्तर हो जाएगा हुताशन। ठीक है, 95 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुताशन। तुंग। ठीक है, तुंग का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। 96 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर उन्नत, सॉरी। ठीक है, तुंग का उन्नत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह कौन से हैं? ठीक है, तो वह प्रशंसनीय है। ठीक है, इसमें से राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया वह प्रशंसनीय है। प्रश्न नंबर 98 है दोस्तों, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौन सा है? खड़ी बोली का दूसरा नाम कौन सा है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। ठीक है, खड़ी बोली का कौरवी नाम भी है, तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 प्रश्न है, उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बना है? उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्धार शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 100 है, आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो कहा ना जा सके। उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे दोस्तों अकथनीय। ठीक है, जो कहा ना जा सके वह अकथनीय होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।